Nutrition and health education should be part of curriculum. This is what my request is to the entire ठीक है। Indian community. It will be pleasure for me to help. So far this human brain is working. My knowledge bank has some data still stored. I'll try to help every person. यार ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके के लिए आंसर सोचने के लिए मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा. It was pleasure interacting with you. नमस्कार दोस्तों, इन कॉन्वर्सेशन विद जूही शुक्ला में आपका स्वागत है। आज आपको मिलवाते हैं दुर्ग भिलाई के सुप्रसिद्ध पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ए.बी. दवे से, जो फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स और जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज बीएसपी रह चुके हैं। डॉक्टर ए.बी. दवे का जन्म 7 अप्रैल को हुआ, जो संयोग से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस भी है। डॉक्टर दवे ने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और एमवाई हॉस्पिटल इंदौर से एमबीबीएस, डीसीएच, एमडी पीडियाट्रिक्स में किया और साथ ही उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद से सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन भी किया है। वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उन्हें उस समय के बहुत मशहूर प्रोफेसर मेंटोर ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर जे.एन. पोहोवाला और डॉक्टर एस.डी. सिंह के साथ काम करने का अवसर मिला था। डॉक्टर दवे ने बीएसपी मेडिकल सर्विसेज 1968 में शुरू की और 33 सालों के बाद 2001 में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स और जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज बीएसपी सेक्टर 9 हॉस्पिटल से सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर दवे ने अपने कार्यकाल में पीडियाट्रिक वार्ड की काया पलटकर 16 बेड वाले पीडियाट्रिक वार्ड को फुली इक्विप्ड 120 बेडेड यूनिट बनवाने में सक्षम हुए थे। देश की तुलना में देखा जाए तो ये नेशनल लेवल यूनिट मध्य भारत में सबसे बढ़िया यूनिट रही है, जहां 10 बेडेड मॉडर्न पीडियाट्रिक आईसीयू और 30 बेडेड नियोनेटल यूनिट बनवाए गए थे, जिसके कारण हजारों इन्फेंट्स और बच्चों की जान बचाई गई और उन्हें नया जीवन मिला। डॉक्टर दवे अपनी मल्टी डायमेंशनल जीनियस, बहुआयामी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई शोध पत्र भी लिखे हैं। उन्हें कई अवार्ड्स और ऑनर से सम्मानित किया गया है। उन्हें रूरल एरियाज में अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए 1970 और 80 के दौरान 2 दशकों तक कई निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर दवे की फिलॉसफी है रीच आउट टू दोज हु कांट रीच यू। उन लोगों तक पहुंचो जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वे पेंटिंग्स, म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं। भिलाई, दुर्ग और छत्तीसगढ़ के ढेरों परिवार डॉक्टर दवे को मानव जाति के लिए उनके महान योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैनकाइंड के लिए हमेशा याद करते हैं। स्वागत करते हैं मेरे सबसे फेवरेट अंकल डॉक्टर दवे का। हेलो अंकल, नमस्ते अंकल। Nice to see you, Madam Juhi. It was a real pleasure seeing you after a long time. डियर अंकल, आज आपसे बात करने का जो ये मौका मिला है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए हम आपसे आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। राइट। अंकल, आपकी कर्म भूमि और हमारी जन्मभूमि दोनों बीएसपी सेक्टर 9 हॉस्पिटल रही है। वहां से जुड़ी कुछ यादें शेयर कीजिए जिन्हें आप भूल नहीं पाते हैं। भिलाई स्टील प्लांट और मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है और जिंदगी की जो गोल्डन एज कहलाती है 25 साल से लेकर 60 साल के बीच में मैंने भिलाई स्टील प्लांट सेक्टर 9 हॉस्पिटल में बिताई है। और इस दौरान आई फील वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू हेल्प लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स एंड गाइडिंग देम फॉर बेटर लाइफ। इवन माय चिल्ड्रन वीणा वाणी, द ट्विंस एंड सन हिमांशु वेर बोर्न हियर ओनली। एक बहुत अच्छी चीज हुई मेरे लाइफ में that I was able to develop Department of Pediatrics of Bhilai Steel Plant Medical Hospital from just 16 bedded to 120 bedded unit with modern neonatal and intensive care facilities, which has been the best in this region. I had a great desire to serve children of rural areas and I got this opportunity.
that for 2 decades between 1970 and 1980, I was able to organize many, rather several child health care camps to extend medical help to needy rural children in and around Bhilai. That was a great achievement of my life. There is something great, which is unique for this Bhilai township. We have got a wonderful culture of friendship and brotherhood between doctors, engineers, and other workers, which has been one of the best part of my life of staying in Bhilai. We don't work even for Bhilai steel plant, but we work for each other also. मानव जन्म और मृत्यु को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्या सीखा है आपने लोगों का जीवन बचाते हुए? एक चीज बताऊंगा मैडम, जो है बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल फिनोमिनन कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट बाय वी पीपल. Death is sudden switching off of vital functions by some mechanism and nothing more than that. And that is what you call death. Sudden or gradual discontinuation of body function I have witnessed in more than 100 cases where one is absolutely helpless to help and extend the life. Despite all medical advancements, you just can't do anything and a person passes away. During 1974, there was an epidemic of Japanese bee encephalitis in this region and Orissa also. And over a period of 2 weeks, 80 children were lost who were otherwise quite healthy because of this encephalitis. Just couldn't do anything to revive them. Similarly, children having very serious congenital malformations in more error of metabolism or genetic defects, we have seen them passing away despite our best efforts. You can't help, Correct. I have started considering this as a part of natural cycle of the nature. डॉक्टर्स अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान इतनी डेथ्स देखते हैं, कैसे आप लोग उससे बाहर आ पाते हैं? After seeing so many deaths and they are passing away, psychologically and emotionally, you become resistant to such situations. Okay. And you remain calm and quiet during this time. You can call it immunity, but it does happen in member of our profession when we keep on seeing large number of people passing away one by one, despite our Okay. best efforts or despite of age or despite of the problems. We can withstand this otherwise psychological trauma in a better way than usual people. अभी आपने बताया बच्चों की बीमारी एंसेफलाइटिस जो फैली थी, तो उस जमाने में और अभी के जमाने में क्या फर्क देखते हैं आप बीमारियों के ट्रेंड में? Madam Juhi, there's a tremendous difference between our past era and the present era. There has been a great advancement in technology of diagnosis and treatment for diseases, and so many diseases for which there was no answer at our time. They are easily controllable and treatable. Earlier, children used to die due to complications of congenital heart. These days, we repair them in very early age and they give them a normal life. Now we are in a wonderful era, I must say. अंकल, आपकी सबसे बड़ी चिंता बच्चों की बीमारियों को लेकर क्या है और उसका कोई प्रिवेंटिव मेजर बताना चाहेंगे जिससे बच्चे बीमार ना पड़े, उनके पेरेंट्स को कोई गाइडेंस मिले? आफ्टर ऑल बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो बात हो रही है तो इसका फायदा तो होना चाहिए. Madam Juhi, the only way for a healthy life is parents should be very cautious and careful because there are so many problems which can be avoided by proper health education and preventive measures like immunization, and we can have a better life. बड़ी बीमारियों को रोकने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए? इसके लिए सिर्फ एक सिंपल तरीका है, जागरूकता पेरेंट्स में और मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन में सफिशिएंट जागरूकता होनी चाहिए कि कोई भी बीमारी शुरू में अगर पकड़ में आ गई तो उसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह से बचा जा सकता है और बॉडी के आगे के डैमेज से को भी रोका जा सकता है. अंकल, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैंने आपसे हर बीमारी पर कंसल्टेशन किया है, अपने बच्चों की बीमारियों का भी किया है. मतलब बचपन से आज तक आपसे मैं ये कंसल्टेशंस करती आ रही हूँ कि आपका डायग्नोसिस जो है अंकल वो अनमैचेबल है. आप फोन पे सिम्टम्स के साथ सुन के ही आप बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है
और जो आपका अप्रोच टू ट्रीटमेंट है वो इंटरनेशनल है। तो what would you advise to young doctors who are starting their careers? Madam Juhi, this reminds me words of my old professor, Dr. S.K. Mukherjee, a genius. He said, practicing medicine without knowledge or reading books is just a sail on uncharted sea. ऐसा समुद्र का जिसका नक्शा नहीं मालूम है, वहां आपने अपनी बोट छोड़ दी है. And practicing medicine without properly checking or evaluating a patient is not going to seashore at all. This carries lot of sense, that practicing medicine without seeing a patient properly, not going to seashore at all. There's a nice saying which is very correct. Eyes see Absolutely. what mind knows. It is Wow, very wow. correct saying. And Absolutely. that is what is needed for our doctors. Rather than only concentrating on practice, they should also concentrate on the knowledge and skill both. कई बीमारियों का इलाज आपने किया है अंकल, लेकिन ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपको भी परेशान करती है, जिसका इलाज अभी नहीं आया है? Juhi, there's a long list of such diseases and situations like certain cancers, advanced cardiac problems, renal problems, metabolic and genetic problems where medical profession has limited scope, and unfortunately such patients are lost. I have seen so many children with severe congenital defects. You cannot rectify them. You are helpless. Certain types of cancers, one of them is, which I have seen, glioblastoma multiforme of the brain. Can't help it, at least in our country. In America and other places, the things are much different. जैसे ज्यादातर बीमारियों का इलाज तो डॉक्टरों से मिल जाता है, डॉक्टर्स कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अंकल कि ऐसी कौन सी बीमारियां इंसानों में होती हैं जो लाइलाज हैं? Madam Juhi, human personality is a very complex structure. और ह्यूमन ब्रेन में जो साइकोलॉजिकली चीजें इनपुट्स डाल दी जाती हैं, उसके कारण बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वेदर दे आर मेंटल प्रॉब्लम्स और अमंगस्ट ईच अदर हेटेड एंड जेलसी, which are one of the greatest illnesses, I think, for human beings, and responsible for lots of devastations and disasters. If this can be avoided, because human brain dysfunction by regular counseling, rectifying, but person should be willing for it. Half of the problem will be over, because for the diseases you can't help. There are certain viruses you cannot help. There are certain situations we really feel helpless, but there are some preventable problems, correctable problems. They can be really looked after by proper human system, branding, developing and labeling. जैसा आपने कहा जेलसी और हेट्रेड भी बीमारी है, एक डॉक्टर क्या सोचता है इस बारे में? आपका क्या विचार है? मानव जाति इतनी मतलबी क्यों होती है? मैडम जो एक बहुत बड़ी चीज बताऊं, बाय नेचर अ मैन, ह्यूमन और इवन एनिमल्स फॉर दैट मैटर, they are matlabi. Now it is only because by evolution or using intellectual component of personality, they can become non-matlabi. हाँ. Matlabi, jealousy, hate, these are the inborn qualities people have. But from man to, if you want to become human, you have to get rid of them. It is only by practicing and counseling. Okay. Yes. Okay. All the relations on this planet, in this world, they are need-based. Trust me, this is my true opinion. What do I mean by need-based? एक आदमी शादी करता है, कोई नीड है उसके कारण. बच्चे पैदा करता है, कोई नीड है उसके कारण कि बुढ़ापे में वो देखेंगे. भगवान की प्रार्थना है, उसकी जरूर कोई नीड है, कोई सेल्फिश मोटिव है कि या मोक्ष मिले या भक्ति मिले, कोई ना कोई आइडिया जरूर है. किसी की मदद करता है तो जरूर कोई नीड है, उसके पीछे कोई मोटिव जरूर रहता है. दिस इज ह्यूमन नेचर. आपकी एक साइकोलॉजिकल नीड है कि आप कोई तकलीफ वाले को आराम पहुंचाओ, जिससे आपको खुद शांति मिलेगी. उस शांति के लिए आप काम कर रहे हो. तो अवर ऑल रिलेशंस, एक्शंस, relations between two countries are need based, between two races are need based. Relation between animal kingdom and human kingdom are need based. आज हम गाय की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि गाय से हमें बहुत कुछ मिलता है. These are all need based. जूही मैडम. अंकल आज आप मुझे जूही मैडम क्यों बोल रहे हैं? प्लीज मुझे मैडम नहीं बोलिए.
नहीं, वो आदत से लाचार हूँ। अपनी बिटिया को मैडम की जगह देख रहा हूँ। एक छोटी सी लड़की को इतनी ग्रैंड पर्सनालिटी के रूप में देख के बहुत खुशी हो रही है और अब आप मैडम बोल रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी। अंकल, हाँ, अच्छा अंकल, एनवायरनमेंट को मेडिसिन से तो दूर नहीं रख सकते, तो आप क्या कहना चाहेंगे क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में? real confession. We human beings, each of us, all of us are responsible for deterioration of the environment and the nature through pollution, through deforestation, and doing such things which is going against nature. We are responsible. What is happening in Delhi, unfortunately, in so many other cities, so much of air pollution that even smaller children and babies they are having lung diseases, asthma, and other symptoms, and chronic illnesses and suffering for the rest of their lives. We are responsible. एब्सोल्युटली। और कोविड-19 भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही बीमारी है, तो आपका क्या कहना है कोविड-19 के बारे में और उसके वैक्सीनेशन के बारे में भी? Juhi madam, it's compulsory from my side. Everybody must take COVID-19 vaccine. That is the actually only way to protect ourselves. Because once the disease affects, it's not a short-term problem that in few days with pain, aches, fever, you will be all right. It has long-term effect that it narrows the blood pipes, arteries of the heart, kidneys, lungs, and brain, and reduces life. So at any cost, we must go for prevention through the vaccination because there is no other choice. There is no other way. There is no other go. हाउ अबाउट द डिजीज इटसेल्फ? कोविड-19 के बारे में क्या कहना है आपका? इस बीमारी के बारे में इतना ही कहना है जूही, पीपल ओनली शुड नो दिस इज अ एयरबोर्न डिजीज बेसिकली। किसी के पास से छींकने खांसने से स्प्रेड हो सकती है। और एक बहुत बड़ी चीज है कि जितने लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं उनको इतना याद रखना चाहिए कि सैनिटाइजर से ये वायरस नहीं मरता है। इट कैन बी वॉश्ड आउट विद सोप एंड वाटर वॉशिंग। कितना भी सैनिटाइज करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सांस के हवा के थ्रू नाक के और बैक के हिस्से में जमा हो जाता है। और उसके लिए जो भी लोग एक्सपोज होते हैं उन लोगों के लिए एक ही चीज है, स्टीम इनहेलेशन। इवन गार्गल्स डोंट हेल्प एट ऑल। बॉडी के जिस हिस्से में ये वायरस जाके जमा होता है वहां पे गार्गल करने का गले का पानी नहीं पहुंचता है। तो द करेक्ट थिंग इज स्टीम इनहेलेशन शुड बी डन रेगुलरली फॉर दोज पीपल हु आर एक्सपोज टू द क्राउड। एक बहुत बड़ी चीज है कि डिस्पाइट टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस विद शील्ड, मास्क एंड दिस थिंग, इंडिया में ऑलमोस्ट over 600 doctors have died. It's not a small amount, you know. Huge, big loss to the country, to the human population. Doctors dying of COVID infection, and they took all the precaution. Despite that, they got it. तो ये सोचें कि ये जो रूटीन प्रिकॉशन ले रहे हैं ये दिस इज इनफ, आई डोंट बिलीव इन इट। वन शुड बी केयरफुल हिमसेल्फ। अंकल, जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो लोग क्या प्रिकॉशंस ले अब आने वाले समय में? देखिए, जिनको कोविड हो चुका है उनको बीमारी के 4 हफ्ते के बाद में इम्यूनाइजेशन ले लेना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि इस इन्फेक्शन के बाद का भी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है। 2-3 महीने के बाद में एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं। तो इट इज विजडम इज दैट आफ्टर दैट दे आल्सो टेक 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन आफ्टर देयर 4 to 6 वीक्स आफ्टर द इलनेस। अंकल, आपने भिलाई मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर में बतौर फैकल्टी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पर ढेरों लेक्चर्स दिए हैं। हमारी भी पर्सनालिटी में निखार आ जाए तो कुछ टिप्स जरूर शेयर कीजिए। उस पर्सनालिटी को निखार लाने के लिए पर्सनालिटी का एक हिस्सा थोड़ा सा समझना जरूरी है मैडम जी। उसके लिए लेट डॉक्टर एरिक बर्न, an American psychiatrist, proposed a philosophy that human personality has 3 basic components. हम लोगों के में 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट वो है जो कि अपनी पर्सनालिटी का कि जो कि प्लेजर सीकिंग है, काम नहीं करना है, आराम करो यार, चैलेंज मत लो, अरे यार जाने दो ना, उसको करने दो, मेरे से नहीं होगा।
यानी कि रिट्रीटिंग, अवॉइडिंग, ऐसा है कि जो कि बच्चे के समान है। जैसे बच्चे को बोलो एक काम कर दो तो बोलेगा नहीं करता। तो ये अपने पर्सनालिटी में भी एक कंपोनेंट है जो कि प्लेजर सीकिंग है, एंजॉयमेंट सीकिंग है। उसको बोलते हैं चाइल्ड ईगो स्टेट। इट्स लाइक ए चाइल्ड, सो यू कॉल इट चाइल्ड इन आवर पर्सनैलिटी। ये अपने को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है। देयर इज अनदर कंपोनेंट which gives you mature thinking, mature correct judgment, proper orientation, proper guidance, and balanced way of doing things. And that is mature thinking. This is known as adult in our personality. हम लोग बड़े जरूर हैं, but we have an adult also in personality. But there is another third component in personality. This third component in its personality is responsible for many problems. That is where a person feels, I am the best, I can do things, I am the boss, everybody should listen to me, I am correct, others are not, do whatever I say. यानी कि बिल्कुल कमांड है, जैसे फादर बच्चे को बोलता डू दिस डू दिस डू दिस, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो ये जो अपने पर्सनालिटी में वो है विच इज telling us, commanding to others, it is known as the parent ego. Parent ego component personality which gives you superiority complex, unfortunately. It is the balanced proportion of these three states which makes a personality wonderful. Every person should have little child ego. उसको कुछ आनंद करना, पिकनिक गाना, ये मौज करना आना चाहिए. He should have tremendous amount of, very heavy amount of adult ego state, mature thinking, proper decision taking, मेकिंग, गाइडिंग पीपल. पेरेंट ईगो स्टेट कम होना चाहिए कि कभी कभी आपको लीडरशिप करना पड़ती है, कमांडिंग करना पड़ता है, लोगों को संभालना पड़ता है, पर पेरेंट ईगो स्टेट कम होना चाहिए, चाइल्ड ईगो स्टेट और कम होना चाहिए. ग्रेटर द एडल्ट ईगो स्टेट इन अ पर्सनालिटी, better that person is, mature thinking, a genius. रॉन्ग डायग्नोसिस, ड्रग मिसयूज से बचने के लिए पेशेंट्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मतलब एक माइंडफुल पेशेंट होना भी बहुत जरूरी है. जूही बिटिया, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट किसी न किसी कारण से, छोटे बड़े कारण से, आज के जमाने में बच्चों के डॉक्टर के पास कभी न कभी ले जाया जाता है. पीडियाट्रिशियंस हैव वेरी वाइटल रोल टू प्ले इन बिल्डिंग एंड डायरेक्टिंग चिल्ड्रन इन ए प्रॉपर वे. जब उनके पेरेंट्स आते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के उनको गाइड करें क्या करना है, whether for the health, for the nutrition, whether the protection of the disease, even for the future, and how, and for development. Doctors लोगों को खुद सुधारना पड़ेगा. They will mind if they are hearing this. They should give medicines if they must. Only such medicines should be prescribed which are really needed for the child. Doctors should never write medicines for their own benefit or profit or for their ego कि मैंने ये वाली दवा लिखी. So also for the investigations, only whatever investigations they are asking, they should be just relevant, not for sake of fulfilling the desire. You will be surprised, in the national capital there are some doctors in very big hospitals. You go to them, they will not touch you, just they will ask you symptoms and they'll write down a list of investigations including CAT scan and MRI, and they will say come down with the reports. And even if you go with the report, they don't see the patient. If the reports are okay, they will write down some medicine. So such practices have to be avoided. Doctors must spare time, which I told you, that you must see a patient properly, take history properly. Diagnosis is important. Correct. And in many situations, doctors are doing NTT, no touch technique. Before the patient has complained his or told about his disease, the treatment is ready on the slate. Standard medical protocol should be followed strictly by the doctors, which is unfortunately not done in many of the places in our country. Recently in Calcutta, there is an epidemic of unqualified medical practitioners, and with there are big boards of foreign degrees. This is an unfortunate situation. What's your take on antibiotics? जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स के पास मैं जब जाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको एंटीबायोटिक्स दे दें? तो ये क्या बात हुई? मतलब डॉक्टर्स मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपका क्या टेक है?
देखिए, एक्चुअली लोग भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ आवर प्रोफेशन, दैट the drugs can be harmful to the system. Antibiotics also can do lot of harm. The drugs can do lot of harm to an individual. And doctors should be very particular in choosing a proper brand of the medicine at a proper place. There is no other go. We must use very appropriate medicine and only use the medicine if it is needed, not to satisfy the patient or the self ego. व्हाट्स योर टेक ऑन न्यूट्रिशन अंकल? जैसे बहुत डॉक्टर्स आजकल ट्रेंड चेंज करते हुए न्यूट्रिशन, योगा, आयुर्वेदा की बातें करते हैं। आपकी सोच वैसे तो मुझे पता है, बचपन से मैंने देखा दवाइयों के साथ खाने का कितना आपने ख्याल रखा हम लोगों का, लेकिन आज इस मंच से आप क्या कहना चाहेंगे? As compared to old times, the modern times, the people are more educated, understanding. But the unfortunate thing is, they don't want to follow what is correct. It's everybody's business to know what is correct nutrition for the own system, this machine. Even in car, you put only pure petrol and oil. But in this machine, people want to put everything muck, dangerous chemicals, to spoil it. So many children come with kidney and liver damage because of the drugs and improper nutrition. I feel that this is an avoidable situation and it is only the knowledge which should be dissipated. School curriculum, there should be a place for proper nutrition even in middle and high school. That is one of the simplest ways, very simple way that they have to know. Yes, that is one of the simplest way that they should know that do's and don'ts for this human system. तो स्कूल चिल्ड्रन जहाँ हायर एजुकेशन आता है वहाँ उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, पर ये न्यूट्रिशन का और डिजीज प्रिवेंशन का हेल्थ और हाइजीन, दैट इज नोन एज द हेल्थ हाइजीन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिडिल स्कूल में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, so that they remember for the whole life. Because higher studies they may not have time to devote for this, but then this is much better knowledge. बहुत अच्छी बातें बताई आपने अंकल। हम लोग भी भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर करियर गाइडेंस वेबिनार्स, मेंटरशिप प्रोग्राम, इंग्लिश कोचिंग और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वेबिनार्स में इंटरेस्ट है तो हमें ईमेल कीजिए bhilaiyeducationtrust@gmail.com पे, या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अच्छा अंकल, आप अभी भी वो केस डायरी लिखते हैं जिसमें आपके बड़े इंटरेस्टिंग केसेस आते थे तो आप नोट कर लेते थे? मैंने देखी है वो, तो उससे कोई अच्छा इंटरेस्टिंग केस, कोई केस स्टडी बताइए। एक केस याद आया, आप सुनकर देखिए, एन इंटरेस्टिंग केस। एक बार एक फादर अपने लड़की को लेके आया, उसके इतना बड़ा बंडल था, वो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब ये लड़की मोटी नहीं हो रही, इसको मोटा कर दो। मैंने देखा कि पिछले 5 साल से उसको सिर्फ टॉनिक्स पे टॉनिक्स दिए जा रहे थे। उसकी जो 5 साल पुरानी पर्ची थी उसमें उसकी उम्र 12 साल लिखी थी, और जो मेरे लिए पर्ची नई बन के आई थी उसमें भी 12 साल लिखी। तो मैंने कहा 5 साल में 12 साल से 12 साल पे कैसे है? तो मैं समझ गया कि दिस इज प्रॉब्ली ग्रोथ रिटार्डेशन प्रॉब्लम। और जब चेक किया तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण मिले जो कि ब्रेन के पिट्यूटरी ट्यूमर में मिलते हैं। और उसके बाद में मैंने को बोला कि इसको इमीडिएटली भर्ती करो, मैं कोई टॉनिक देने वाला नहीं हूँ, इसको आप एडमिट कीजिए जांच करने के लिए, सिर का एक्सरे और बाकी की जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय MRI और कैट स्कैन नहीं होता था। हाँ। तो उसको एडमिट किया और शाम को फिर से जाके मैं जब इवनिंग राउंड में गया क्योंकि उसको थोड़ा विजुअल प्रॉब्लम था आंख में चेक करने पे, तो ये देखने के लिए कि ये कितने दूर से देख सकती है, वहां पे 3 लेडीज खड़ी थी। मैंने उनको पूछा आप इन लेडीज को पहचानते हो? तो बोले हाँ। मैंने कहा ये कौन है? बोले मेरी छोटी सिस्टर है। नाउ ए hefty quite an old sort of a lady, उसको बोलते मेरी छोटी सिस्टर है। मैंने कहा दूसरी, ये उसको बोले उसके बात की, और ये तो बोला तुम्हारी छोटी सिस्टर की उम्र कितनी है? तो बोले 25 साल। माय गुडनेस, तुम्हारी छोटी उम्र है, बहन 25 साल की है और तुम अभी तक 12 ही साल की हो। Then I presented this case,
उसमें उसका खूब बड़ा पिट्यूटरी ट्यूमर निकला। उसको फिर ग्वालियर में न्यूरो सर्जन के पास ऑपरेट कराने को भेजा था उस बच्ची को। एंड बिकॉज ऑफ दैट पिट्यूटरी ट्यूमर देयर वाज अ ग्रोथ रिटार्डेशन और ऑप्टिक का एस्मा के ऊपर प्रेशर के कारण उसका विजुअल लॉस था। और उसको फादर से मोटी करने के लिए लेके जाता था, पर्ची ले लेके कि टॉनिक खिलाएंगे तो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे केसेस मिलते हैं। They're all entire life is full of such interesting cases, पर वो मेडिकल केसेस हैं। जूही को क्या मजा आएगा यार। मुझे तो मजा आता है। अगर आपको टाइम ट्रैवल करके यंग डॉक्टर दवे को उनके 21वें साल में कुछ एडवाइस देनी पड़े तो अंकल आप क्या बोलना चाहेंगे? यार ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके के लिए आंसर सोचने के लिए मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। पीपल शुड नो वन थिंग दैट दिस इज वन टाइम लाइफ। अगले जन्म में घोड़ा गधा खच्चर कुत्ता बिल्ली क्या बनोगे मालूम नहीं। वन टू, यू रियली डू नॉट नो हाउ लॉन्ग दिस सिस्टम इज गोइंग टू सर्व यू। कब कब उसको तुम कुंडा कावड़ा करके छुट्टी करा सकते हो। Therefore, look after, first principle is look after this system in the best possible way. Look after this system in best possible way. Do not take such substances which can damage brain, heart, liver, spleen. That is body के organ को damage करने वाली चीजें मत खाइए भगवान के लिए। Nutrition should be proper. तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है साइकोलॉजिकल स्टेबल पर्सनालिटी बनने की कोशिश कीजिए। को सारा सब लोगों का दिमाग खराब रहता है। जेलसी, हेटर्ड, डू नॉट हेट बट हेल्प अदर्स। क्योंकि उस चक्कर में आदमी अपना अपना खुद का बहुत नुकसान कर रहा था। खूब उसका टेंशन होता है अचीवमेंट के लिए। और देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट अ पर्सन शुड बी अचीवमेंट ओरिएंटेड, हाई एडल्ट ईगो स्टेट। कीप ऑन थिंकिंग दैट हाउ बेस्ट वी कैन अचीव ए थिंग इन लाइफ। ये कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बनके ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरे विंग में भी सक्सेसफुल जो लोग नहीं पढ़े हैं, दे हैव बिकम मल्टी मिलियनियर नाउ। तो ऐसे इतने सारे इंस्टेंसेस हैं वर्ल्ड में। सो ऑलवेज थिंक दैट व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर कीपिंग हेल्दी, द बेस्ट वेज फॉर अचीविंग हाई। और अगर सोचोगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। एंड लिविंग कंफर्टेबली, टेक लेसन्स फ्रॉम past President APJ Abdul Kalam, a real high adult state and composed personality. APJ Abdul Kalam वो जो बोलते हैं, I really love him for that matter. I respect him very much for that matter. There are means and ways that we can have one of the best ways. Exercise and good diet is very important. मैंने एक बार आपको बोला था कि गूगल में निकाल के देखिए, people of Hunja Valley of Pak occupied Kashmir. People of Hunja Valley of Pak occupied Kashmir. As on date, they live for 120 to 140 years. Happily healthy, no cancer, no blood pressure, no heart attack, no diabetes. What is simple way of their life? Why we cannot adopt and live like them? ऐसी कौन सी चीज है उनमें जो हम लोग नहीं कर सकते पर हम नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा अगर पढ़ोगे गुल्लो तो बहुत ही अच्छी काम की चीजें हैं उसमें। सिंपल चीजें हैं कि उनका क्या डाइट है। नन ऑफ दे डोंट कंज्यूम नॉन वेज। देन बहुत एक्सरसाइज करते हैं। इवन अ लेडी वॉक्स टू मिनिमम 10 miles a day, और दैट इज वन ऑफ द कीज फॉर सक्सेस, एक्सरसाइज। अच्छा अंकल, अब हमारा सवाल जवाब का सिलसिला तो यहाँ खत्म हुआ। अब आपके साथ हम खेलेंगे रैपिड फायर। आपको पेंटिंग में रुचि है, आप पेंटिंग्स एडमायर करते हैं, तो आपका फेवरेट पेंटर कौन है? अमेरिकन आर्मी सर्जन डॉक्टर एफ नेटर। ही इज द वन whom I respect, I love and like. He is parallel to none in this world for drawing human system from within to outside. He has drawn the diagram of body structure, heart, liver, spleen, kidneys in such a way that you see that the heart is lying open in your hands and you see the structure and function, you know. आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है अंकल? सबसे ज्यादा खुशी किसी पेशेंट की मदद करके उसको ठीक करके। That gives me tremendous pleasure if I help someone. I do not know why. अंकल, आपको कभी किसी ने किशोर कुमार कहा है?
एक छोटी सी लड़की थी जो बड़ी हो गई है. She has turned into a marvelous grand personality. She's sitting before me and she first time said that किशोर कुमार का है. She is Juhi. आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन सा है, या कोई फिल्म जो आपको अच्छी लगी? यार ये तो सोचना पड़ेगा. तनु वेट्स, मनु, ये सब ये जो पिक्चर थे, थ्री इडियट्स और परिणीता, आई रिमेम्बर देम, यू नो, दे वर नाइस मूवीज. आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है भिलाई में? There was Mr. Awasthi at Sector 4 who had a famous chaat house. And all the Bhilai doctors, engineers, they would in the evening, they go there and I used to also enjoy it. Shobha used to make wonderful charts at home. So I never had any liking for outside chaat. I remember her coconut barfi a lot. And certainly Miss Shobha auntie, बहुत याद आती है अंकल. हाँ, बहुत ज्यादा. अंकल थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. आपने इतना समय जो निकाला उसके लिए थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स. Pleasure is mine, Madam Juhi. It was a real pleasure seeing daughter after ages. I wish and pray very good health, comfortable and joyous future and a glorious future, you know, for you. दोस्तों, आशा है आज का संवाद आपको पसंद आया होगा. डॉक्टर दवे अंकल से मिलकर मुझे तो बेहद खुशी हुई और बहुत मजा आया उनके साथ बातचीत करके. आपको ये संवाद कैसा लगा? क्या आपके कोई सवाल या आपका कोई संदेश उन तक पहुंचाना है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए. ये काम करके हमें बेहद खुशी होगी. हमारे चैनल जूही शुक्ला को यूट्यूब पे और भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को फेसबुक पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आपसे जल्द मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.